अभी कल ही मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से देखने का काम किया, तो संगठन में पद पाने के लिए किस तरीके से वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो है वो कर रहे हैं, यानी कि गुटों में बटे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है, अगर मैं सेंटर के स्तर पे बात करूं तो चाहे हमारे बीच में जनरल डीपी वत्स जी बैठे हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, चाहे हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए 3 तलाक जैसा जो कानून था उसमें बदलाव करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया। जो हमारे हिंदुओं के लिए गौरव और गर्व की बात थी, जो देश के लिए जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण की बात थी, वो उसको पूरा करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया। वहीं पंडित दीनदयाल जी के जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, वो भी किसी तरीके से आगे आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे प्रदेश के अंदर जन संवाद कर रहे हैं और उसी के तहत 3 दिन का जन संवाद कार्यक्रम हिसार के अंदर है। 6, 7 और 8 तारीख को। 6 तारीख को कल आसी के 3 गांवों के अंदर तो जाकर के लोगों से रूबरू होंगे। 7 तारीख को बरवाड़ा के अंदर जहाँ 3 जगह 3 गांवों के अंदर जाएंगे, वहीं जो गुरु जुबेश्वर जी की मंदिर के अंदर भी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जाकर के वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और 8 तारीख को नारनौंद के अंदर जनसंवाद करने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। देश के अंदर भी पिछले 9 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है और 9 सालों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया, बहुत सी नई नई योजनाएं लागू करने का काम किया। और अब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के अंदर जाकर के जनता से भी सुझाव भी ले रहे हैं और जो योजनाएं इम्प्लीमेंट की है उनका कितना लाभ धरातल तक पहुंचा है, उनसे जनता से रूबरू होकर के उनसे संवाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं और नए सुझाव भी जनता की तरफ से आते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि और कोई नई बात हो, कोई नया सुझाव हो, वो भी देने का काम करें, ताकि क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। कोई लोगों से आया हुआ सुझाव को लागू करके उनको इस तरीके का लाभ जो है वो दिया जा सके। और अभी चुनावी साल है और इसके अंदर हमने अपने पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक हमने जो है, अगर मैं जिले की बात करूं तो 7 हल्के हैं, 7 के 7 हल्कों के अंदर पन्ना प्रमुख भी हमने अपने तैयार कर लिए हैं। और आज मैं समझता हूं कि संगठन के मामले में जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, जो सेवा भाव से लगातार 9 सालों से कार्य कर रही है, उसके सामने जो विपक्ष की अगर बात करें तो कोई भी पार्टी मैं समझता हूँ कि टिक नहीं पा रही। खासकर आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से अभी वो संगठन की बनाने की बात कर रहे हैं। पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे, केवल प्रदेश अध्यक्ष ही रहे, उसके बाद में कोई संगठन नहीं बना। बाद में हमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कहीं भी क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है आपस के अंदर, और इसलिए कहीं भी कोई उनका संगठन जो है वो नहीं बन पाया। और आप भी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं तो केवल प्रदेश अध्यक्ष ही बने हैं,
प्रयास वो कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से जिला लेवल का गठन हो जाए, लेकिन जिस तरीके का हालात हरियाणा सरकार ने भी किया है। अभी अगर मैं हाल ही की बात करूं तो अभी विधानसभा का सेशन हुआ है और इस विधानसभा के सेशन के अंदर भी जहां पहले पिछले जो पंचायती राज का जो चुनाव था उससे पहले BCA का कहीं कोई पंचायती राज के अंदर पहले कोई आरक्षण नहीं था, उसको 8% आरक्षण देने का काम किया, जिससे अनेक जगह पे जहां BCA के कई सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर नहीं बनते थे, वहां भी बहुत से बन करके आए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और अब उसी तरह के ऊपर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर भी BCA को आरक्षण दिया गया है, जिसमें मेयर भी, चेयरमैन भी, पार्षद भी जो है वो आने वाले समय के अंदर बनेंगे। और मुझे हैरानी इस बात की हुई सबसे बड़ी इस विधानसभा के अंदर कि जहां भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी आए, वो मुख्य धारा में आए, उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हुए इसका विरोध किया गया। जहां जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC के लोग हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तब तक उनकी सरकारें बनती थी, और आज क्योंकि उनको कभी उन्होंने दिया नहीं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी उनको देना चाहती है तो उनका विरोध करने का काम करते हैं। मतलब जो पक्ष जो रखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो रखा गया कि ARB की जरूरत ही नहीं है, अभी इसके अंदर अलग क्यों कर दिए, जबकि BCA का BCB का कोई भी कहीं भी कोई क्लैश नहीं है, कहीं भी कोई जो है वो BCB के लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि BCA के लोग जो मोस्ट बैकवर्ड है, वो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा जात पात की बात करने का काम किया, उन्होंने इसका विरोध करके दरार डालने का प्रयास जो है वो किया, और बाद में फिर वो सफाई देने का भी काम करते हैं कि हम तो गरीबों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं, लेकिन जब कहीं देने की बात आती है तो वैसे उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूँ, संगठन के दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं है कि इस चुनावी साल के अंदर कहीं भी कोई टिकती हो। निश्चित रूप से हमें जिस तरीके से पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया था, इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और तीसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपसे किसान वर्ग बहुत नाराज है जी, किसानों को वोट दिया होगा, लेकिन आज किसान वर्ग भाजपा से नाराज है। वोट खाने घंटे बिताने की बात कही है मुख्यमंत्री को, जो कल से कार्यक्रम शुरू। देखिए, चुनावी साल है, इस तरह की चीजें आपको जैसे पता ही है, मुझे तो कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। किसानों की अगर मैं बात करूं तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हर वर्ग को जो है का ध्यान रखा गया, और अगर सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग पे कार्य हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है, क्योंकि किसानों को चाहे MSP देने की बात हो, और चाहे जिन फसलों की MSP कभी भी नहीं मिली उन पे भी भावांतर भरपाई के रूप में, चाहे हमने सब्जियों के ऊपर भी, फलों के ऊपर भी, बाजरे के ऊपर भी, और अनेक फसलों पर हमने देने का काम किया है। हमारे पड़ोस के अंदर जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी है, और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कोई भी सरकार बता दे कि हम किसानों को ये देने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने जहां आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के और पिछले 9 साल से इसका कंपैरिजन करने का काम करें, सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार ने देने का काम किया, और हर वो कदम उठाने का काम कर रही है जो किसानों के हितों के अंदर हो। हमने तो कोरोना काल के अंदर गांवों के अंदर भी मंडियां लगाने का काम किया, ताकि किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, वहां से उनकी फसल भी उठाने का काम किया किसानों की, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत ही गंभीर है और निरंतर इस पे जो है कार्य कर रही है।
किया जाए तो सभी मामलों में बढ़ते सिलेंडर वहाँ 500 का है, यहाँ पे अभी 200 का हुआ है। आयुष्मान जो है वहाँ पे 10 लाख की है, वो डेथ हो जाती है तो उसका आपने केवल आयुष्मान कार्ड की बात की थी। अगर आप आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो उसमें वहाँ क्या मिल रहा है? आप कोई एक केवल चीज की बात करें। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊँ आयुष्मान कार्ड की बात, यहाँ पे जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और 1,20,000 रुपए जिसकी सालाना इनकम हो उसको आयुष्मान कार्ड जो है वो दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों को ज्यादा इस बात का लाभ मिले इसके लिए जहां बीपीएल की जो आय सीमा वो 1,80,000 रुपए की 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से दे करके, वहीं अभी 3 लाख रुपए आय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की है कि 3 लाख रुपए जिनकी आय है उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इससे ज्यादा आयुष्मान की तरह अभी नहीं आयुष्मान की तरह कल्पना आपने हकीकत देखी है। हॉस्पिटल वाला भर्ती करेगा, टेस्ट लिखेगा, करवाएगा, उसके बाद कहेगा तेरी ये बीमारी इसमें कवर नहीं हो रही, ये पैसे देने पड़ेंगे। आप देखिए, आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई केस की बात हो तो आप हमें संज्ञान में लाने का काम करें। हमारे पास तो इस टाइप की कोई बात आई थी कि भी ये कोई बात है, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हम 15 मिनट सम्मेलन के अंदर थे, हमारा एक वर्कर मिलता जी पत्री होगी जी डॉक्टर के पास जो जाना है, कोई कह दो थोड़ा रियायत करके मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं है। अगर 3-4 दिन बाद में आया मुझे मैं तो ध्यान होगा मेरे को तो फ्री में इलाज। इस तरीके की व्यवस्था है। कोई अगर कोई इस तरीके का कोई भी हॉस्पिटल कोई अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। गंगवा जी, आपके हल्के के अंदर बहुत सारी चोरियां हो रही है, कोई भी चोरी अभी 2 साल से लगातार हो रही है लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रही। उधर कोई कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? अगर कोई चिड़ौद की बात करें, काड़वास की बात करें, आपको पता है चोरियां हुई थी, चोर पकड़ लिए गए हैं उसी टाइम पे। मैं खुद भी स्वयं भी गया था और 2 दिन के अंदर अंदर ही वो चोर पकड़े गए थे। और काड़वास के अंदर भी चोरी हुई थी, आपकी बात ठीक है, वो भी जो अभी चोर पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीजेपी ने आजादी 12,370 मंदिर की बात की है और हिसार की बात की जाए तो शहर की जनता हो रही है कि मकान आपका नाम पे प्रॉपर्टी आई है या कंपनी को पेमेंट कर दी, गलती उन्होंने करी है, पैसे उनको के चक्कर लोग आ रहे हैं, तो ये घटनादार है। देखिए बेणीवाल जी, कोई भी नई चीज जब लागू करते हैं तो दिक्कत परेशानियां आती है, लेकिन आप ये देखिए कि जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा ठीक तरीके से उस टाइम में फिर जो है इसके लाभ जो है बहुत ज्यादा होंगे। अभी आप पहले चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हम करें, जब शुरुआत में ये हुई थी कि पहले जो है बुढ़ापा पेंशन जो है वो पटवारियों को दी जाती थी, दे देंगे, तो एक आमतौर पर शिकायत आती थी कि गलत साइन करा लिए किसी ने और मेरे पेंशन छोड़ देगा। उसके बाद में सरपंचों को दी तो भी शिकायतें आती थी कि सरपंच मेरी पेंशन खा गया। अब डायरेक्ट जब बैंक खातों में की तब भी ये बातें आई थी कि बुजुर्ग कहाँ से पेंशन लेकर के आएंगे। आज कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। इसी तरीके से अभी आपने जो बात की है प्रॉपर्टी आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी भी क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत अभी काफी हद तक इसके कार्य हो गया है। जब ज्यादा शिकायतें थी तो काफी हद तक उसको ठीक कर लिया गया और जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो घर बैठे बिठाए कहीं भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी अगर आपकी नाम होती है तो फिर उसके बाद में अपने आप का कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंतकाल भी अपने आप नाम हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएगी। कहा ना कि कोई भी नई चीज जब लागू करते हैं तो दिक्कत परेशानियां आती है। थोड़े दिन पहले अगर आप मेरे पास भी उधर कैमी रोड पर आते तो आपका तैयार आने की जगह नहीं है, रात जाओगे तो सबसे बढ़िया पुल बना हुआ है, पुल बढ़ता था तो दिक्कतें आई, लोगों को नहर के ऊपर चक्कर काट के जाना पड़ता था। इसी तरीके से कोई भी नई चीज जब हम लागू करते हैं तो कहीं न कहीं एक बार दिक्कत परेशानी आती है। अभी हमने एक नई चीज, अभी परिवार पहचान पे बीपीएल कार्ड कट गए, कईयों के और हो गई। मैं मानता हूं कि कई लोगों को दिक्कत आई होगी, उसके लिए बकायदा से एडीसी ऑफिस भी है, सीएससी सेंटर से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, दोबारा वेरिफिकेशन भी हो जाती है। और जब ये पूर्ण रूप से बढ़ गया, आज में अनेक ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि परिवार पहचान पत्र से मेरे समाज कल्याण ऑफिस से फोन आया है कि आपकी बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है।
खड़ा रहा है, ये आप भी करते थे। जब पोर्टल खड़ा है या वो क्या कहना करते हैं, आपने सुनी तो मैं बताया ना आपको, कोई भी जब नई चीज लाती है, विधायक आपके साथ मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी जब नई चीज कोई लागू करते हैं तो दिक्कत आती है। और अभी तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम परिवार पहचान पत्र के अंदर ना किसी को डोमिसाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं कोई एससी का बीसी का सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप उसी से हो जाएगा, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तिरंगा यात्रा में निकाली गई, हर घर तिरंगा की भी बात की गई और शहर के हर चौक चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज को भी लगाया गया। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की जो दुर्गति हिसार शहर में हो रही है, हर चौक चौराहे पर, किसने लगाया? जो अभी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है तिरंगा यात्राएं निकाली गई, हर घर तिरंगा की बात की गई और हर चौक चौराहे को तिरंगा से सजाया गया। लेकिन अब उन तिरंगों की जो दुर्गति हो रही है, कहीं कहीं वो फटे हुए, कहीं कहीं झुके हुए हैं, उसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज की इस तरीके से दुर्गति के बारे में आज भी लोग फटे पुराने झंडे गाड़ियों पे लगाए घूमते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता उन पे। देखिए, ये तो लोगों के अंदर अवेयरनेस की होनी चाहिए और उसके लिए मीडिया के लोग भी हैं, आम लोग हैं, सारे हैं। कोई अगर आपने गाड़ियों की बात की, गाड़ी पे किसी ने कोई फटा हुआ झंडा लगाने की बात आपने कही है, तो वो हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि जहाँ हम अगस्त के महीने के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। वहीं हमें उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और तिरंगे का सम्मान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बनने के बाद में पूरे विश्व में जो है वो बढ़ाने का काम किया है। आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा ओढ़ करके वहां से सुरक्षित निकले थे। तो ये तो हर एक भारतवासी का, हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो इस बात का ध्यान रखे। और जहाँ तक हमने तिरंगा यात्रा की बात है, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान भी रखा गया और तिरंगा यात्रा उन शहीदों की याद के अंदर और हमारे सम्मान के प्रतीक को हमने जो लहराने का काम किया। इस तरह से देखते हैं सर इसको आप, हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। निश्चित तौर पर ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीजें लाने का काम करते हैं। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रयास सरकार की तरफ से है। और ऊंची ऊंची स्ट्रीट लाइट्स पर जो वो कटे फटे तिरंगे हैं, वो अभी सर एक बात का जवाब उन्होंने वन इलेक्शन का मैंने मुद्दा उठाया था पहले 3 साल पहले, फिर 1 साल पहले। उसमें मेन चीज़ ये थी कि मैंने एक प्रेस रिपोर्ट पढ़ी कि जब कोविड हुआ चाइना में और वहाँ से इंडस्ट्री उठ के चलने लगी, तो उन्होंने उनको बताया कंपनियों के कि जाना है तो वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह जाओ, क्योंकि इंडिया में तो इलेक्शन मोड परमानेंट है और एजिटेशन है। तो उसको वन इलेक्शन वन नेशन मकसद ये है कि मैंने देखा है, इन्होंने भी देखा है कि 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन ही, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन इकट्ठे थे। उसके बाद सरकारें गिर गई, एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं, उसमें संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, वो इंदिरा ने डिसमिस कर दी 356 के तहत। और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन की उम्र अलग होगी और पार्लियामेंट की अलग होगी। फिर 1980 में आई एक दफ़ा दोबारा, तो डिसमिस की सरकार। तो इस तरह से ये देश पे बहुत बड़ा ड्रेन है, उसकी रिसोर्सेज पे भी, मैन पावर पे भी और वर्क आवर्स पे, कि जिंदाबाद मुर्दाबाद चलती रहती। सरकार का पैसा तो खर्च हुआ, आचार संहिता लगी वो अलग, मगर पब्लिक मनी और पब्लिक एफर्ट की भी वेस्टेज है। इसलिए 5 साल के लिए चुनी गई सरकार, फिर उसको काम करने का अवसर मिले, वो अपना क्रियान्वित करे काम। जैसे आप झंडे की बात कह रहे थे, मैं ऑस्ट्रेलिया में झंडा फहरा के आया। 15 अगस्त को मैंने एडिलेड में झंडा फहराया, क्योंकि वहाँ पे एक हरियाणा के सुरेंद्र पाल काउंसलर हैं, जाजवान गांव के सुरेंद्र पाल चैन, और हरियाणा वालों ने झंडा फहरवाया। पहला ऑफिशियल फंक्शन था हाई कमीशन से बाहर, वहाँ भी थ्रेट आई झंडा नहीं फहराने देंगे ये वो, मगर इकट्ठे हो गए, हमने फहरा लिया, बहुत तसल्ली से फहराया।
फिर गुजरातियों ने शाम को फहरवाया कि जी हमारे भी आओ, हरियाणा वाले तो ये अंग्रेज मिलके बड़ा अच्छा काम कर गए। वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, झंडा फहराया, उसका आदरमान 20 किलो झंडे में इस ऑफिस से भी ले गया था। फ्लैग फाउंडेशन वाले ने भी झंडे दिए थे मेरे को 5-6 किलो, बड़ा झंडा तो 9x6 वाला। तो उसमें हरेक ने बड़ी तसल्ली से झंडा लिया, अपने घर पे फहराया। सिंगापुर में मैंने झंडा फहराया जहाँ आज़ाद हिंद फौज का मेमोरियल था, वहाँ बांग्लादेशियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलके भी तिरंगा झंडा फहराया, क्योंकि उस टाइम तक न बांग्लादेश था न पाकिस्तान था, सारे हिंदुस्तानी। तो इस तरह से जहाँ तक झंडे के अपमान का सवाल है, एक होती है नेशनल ड्यूटीज, एक होते हैं नेशनल राइट्स। जो नेशनल ड्यूटी नागरिक को समझनी चाहिए कि झंडा मेरी कार पर लगा है तो मैं उसका कैसे उसका सम्मान करूं, अगर मेरे घर पे लगा है तो उसका कैसे मैं सम्मान करूं। तो ये आप प्रेस के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहेंगे लोगों को कि देश के प्रति, समाज के प्रति और नेशनल आइकन्स के प्रति भी अपनी ड्यूटी समझें। गंगा जी, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी बन चुकी है। 6046 करोड़ रुपए की संपत्ति इस बार जुटाई है और 17% का इजाफा हुआ। तो ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? ये तो लोग जो है, जो जिस पार्टी, देखिए जो जिस तरीके से लोगों के मन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, जिस तरीके से कार्य करी है, जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, हर कोई उसमें सहयोग कर रहा होगा। वो तो आप मैं इसको नहीं बता पाऊंगा कि कितने कहाँ से आए हैं। हर वर्ग धरने के ऊपर बैठे हुए, हर कोई कह रहा है किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो पैसे उसके अंदर इजाफा लगातार होता जा रहा है। मैंने पहले बताया ना, चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कईयों को अपना नाम किस तरीके से आगे आए, लाइमलाइट में आए, कई जो है उसके अंदर कुछ लोगों को बहका लेते हैं, अपने आप को लीडर बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तो चलता है, लेकिन हमने हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, हर वर्ग के लिए सुविधाएं देने का काम किया है और जो वंचित वर्ग है उनको भी आगे लाने का काम किया है। सर, कल एक कांग्रेस ऑफिस में झगड़ा हुआ आपस में, उसके बारे में कांग्रेस दफ्तर में कोई झगड़ा हुआ है कल, तो उसके बारे में आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और उसके अंदर कोई नेतृत्व नहीं है। बगैर सक्षम नेतृत्व के कोई भी पार्टी चल नहीं पाती। पार्टी तो क्या कोई घर भी नहीं चल पाता, ये तो पार्टी है। तो उसी का परिणाम है कि आज वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। एक किसी को कोई पद दे देते हैं तो दूसरा उसका विरोध करने का काम करता है। यही कारण है कि जो बहुत पुरानी पार्टी थी आज गलत में जा रही है और गलत में जाएगी। गंगवा जी, ये जो एक छोटा सा सवाल कि ये जो शहर भर में सरकारी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो काफ़ी ऊंची ऊंची है, उनके ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज जो कटे फटे हैं, झुके हुए हैं, क्या उन्हें सह सम्मान उतरवाया जाएगा या वो ऐसे ही लटके रहेंगे? निश्चित रूप से अगर कोई सरकारी स्तर पे है तो उसको उतरवाया जाएगा और है तो हमने जो संस्थाओं के माध्यम से भी इस तरह के जो बहुत सी संस्थाएं वो काम करती है, वो कर भी रही है। इस बात का हम संज्ञान लेते हैं और हम मेयर साहब को बोलेंगे कि इस तरह के जो गैर सम्मानजनक बातें झंडे उसके लिए आपका, क्योंकि पीछे आपकी नोटिस में आया, बड़वा में आप लोगों के पदाधिकारियों ने कुछ सीधे दिए, विरोध प्रदर्शन नागपुर में भी चल रहा है, उसको लेकर आप क्या उनके विरोध प्रदर्शन चल रहा है? विकास के मुद्दे पे कि विकास नहीं, उनका कहना है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नेता उनकी सुनवाई। देखिए, इस टाइप का कोई पर्टिकुलर कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ताओं की भी और न केवल कार्यकर्ताओं की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है, चाहे डीसी है, एसपी है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कोई भी अधिकारी कोई मीटिंग्स नहीं करेंगे, कोई और कोई काम नहीं करेंगे, लोगों की सुनवाई करेंगे। इसी तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ये आदेश काफी टाइम पहले जो है आ चुके हैं और निरंतर इस बात की सुनवाई करते भी हैं। कहीं कोई पर्टिकुलर कोई बात होगी, कोई जगह की बात होगी तो हम अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर ये जनसंवाद जो है की बात जिला बता सकते हैं। देखो, मैं आपको बात बताऊं,
इस बात का ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। कल मेरे गांव में आ रहे हैं, वहाँ जिला अधिकारी भी होंगे, सारा प्रशासन भी होगा, पूरा प्रशासन, कार्यकर्ता भी होंगे और मुख्यमंत्री यानी कि एग्जीक्यूटिव भी होगा। तो इसीलिए है, वो है ही इसीलिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया। और वो हर हल्के के अंदर जाएंगे। अभी जैसे 3 हल्कों के अंदर अभी आ रहे हैं, अगला जो राउंड होगा फिर 3 हल्कों के अंदर जाएंगे, मतलब सारे के सारे हल्कों के अंदर। यानी कि उनका नाराजगी उनकी बनी रही। नाराजगी करने के लिए हमारे यहाँ नेता भी है, प्रशासन भी है, सारी चीजें। मुख्यमंत्री अधिकार आएगी उनकी उनसे बातचीत होगी और उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो भी है जी। अभी रोडवेज के बेड़े के अंदर बहुत सी और नई बसें आई है और जहाँ भी बसों की दिक्कत थी वहाँ बसें दिलाई जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब कोई बसों की कोई कमी नहीं है। सर रोजाना आपको मेरे पास आज का फोटो है। वही मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर कोई एक स्थान की अगर कोई बात कर रहे हैं, तो हर रूट की तो हम तो सार्वजनिक पब्लिक के अंदर रहते हैं, हमारे सामने तो ऐसी कोई जगह आई नहीं कोई हर रूट की कोई बात आई हो। शाडवा पे कोई बस की कोई नहीं, शाडवा मेरे हल्के में है, आप बता दे कोई भी शाडवा का आदमी सर वो 6:30 बजे एक बस चला करती थी, लगभग साल भर हो गया उसको बंद हुए। शाडवा की तरफ जाती थी 6:30 बजे बस, जो लास्ट बस थी। अब मेरे ख्याल 5, सवा 5 बजे एक बस जाती है लास्ट, और जो बाकी की जो सवारियां हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑटो जाते हैं मंगाड़ी तक, मंगाड़ी से आगे ऑटो नहीं जाते, फिर शाडवा वालों को बहुत दिक्कत आती है। तो वो 6:30 बजे जो चलती थी लास्ट बस इसको बोलते थे। कोई बात नहीं, ऐसी कोई होगी तो वहाँ पे देंगे। सर सीएम साहब तो नाइट स्टे नाइट स्टे रहेगा, उनका जिले में ही रहेगा। पहले आसी में है, बाद में बरवाड़ा हल्के के अंदर रहेगा और तीसरे बीजेपी तो केवल जो हमने जो विकास कार्य, हमने जो लोगों के कार्य योजनाएं लागू उसको लेकर के हम लोगों के अंदर जा रहे हैं। ये तो कांग्रेस तो क्योंकि विपक्षी पार्टी है, आपने जो जिक्र किया तो उनका बताया कि किस